रूरल इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश। यहीं से हम लोग इस कक्षा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी रूरल लाइफ एंड सोसाइटी की, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी जो अभी तक आप लोगों को पढ़ना था पृष्ठ संख्या 27 पर। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस कक्षा के माध्यम से हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे रूरल इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों से पहले वाले भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। लिखा हुआ है, When the British came to India, villages were self-sufficient unit। जब अंग्रेज भारत आए, यानी कि अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ, उस समय गांव जो था वो अपने आप में आत्मनिर्भर था, यानी कि हर तरीके से गांव जो है वो समृद्ध था, संतुष्ट था अपने आर्थिक और अपने सामाजिक रूप से। They needed very little from the outside world except items like salt and cloth। गांवों को बाहर से बहुत कम चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वहीं से पूर्ति हो जाती थी, गांव से ही पूर्ति हो जाती थी। इनको आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि अपने गांव से बाहर से सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हाँ, नमक और कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह के लिए, थोड़े बहुत चीजों के लिए इन्हें बाहर झांकना पड़ता था, बाहर देखना पड़ता था। Each village was a well-knit society comprising professions suited to the village economy। और हर गांव में, भारत के हर गांव में अंग्रेजों के आने से पहले हर तरीके से बेहतर अर्थव्यवस्था थी, और वहां पर अलग अलग तरीके से व्यवसाय जो हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे थे। While peasant tilled the land, many supporting occupation like carpenter, potter, weavers, priest, etc. performed all the services needed by the village। जहां तक बात करें अलग अलग लोगों की, अलग अलग व्यवसाय की, तो जो कृषक होते थे, जो किसान होते थे, वो कृषि का कार्य करते थे, और बाकी सब जैसे कारपेंटर हो गया, जैसे पॉटर हो गया, जैसे वेबर हो गया, जैसे प्रिस्ट हो गया, यानी कि पुजारी, बुनकर, जो घड़े वगैरह बनाने का काम करते थे, ये सारे लोग भी अपना अपना योगदान देते थे गांव के विकास में और अपने विकास में। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 28 पर हम लोग आ ही चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं आगे। द फार्मर ओन्ड द लैंड ही कल्टिवेटेड एंड ही कुड नॉट बी एविक्टेड। अब यहां पर लिखा हुआ है कि जो जमीन फार्मर कल्टीवेट करते थे, यानी कि जहां पर खेती करते थे, वो लगभग उनका मालिकाना हक होता था और उसी से वो सारा कुछ आगे बढ़ते थे। ही पेड अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज प्रोड्यूस टू द किंग। और जो राजा हुआ करते थे उस समय, उसमें उनको, यानी कि राजा को, ये जो किसान है, अपने उत्पादन, अपने कृषि उत्पादन का कुछ हिस्सा, बहुत कम हिस्सा दिया करते थे। In case of crop failure due to natural calamities such as flood, droughts, the king reduced the land revenue and sometimes totally wrote it off। जब कुछ जो जब कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाता था, यानी कि जब कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे बाढ़ आ जाना, जैसे सूखा हो जाना, सुखाड़ पड़ जाना, तो जिसके कारण से फसल जो है वो बर्बाद हो जाता था, नष्ट हो जाता था, फसल नहीं लग पाता था, या फिर लगा हुआ फसल दह जाता था, बह जाता था, बर्बाद हो जाता था, तो राजा जो है वो अपने उस किसान से बहुत कम जो है वो फसल लेता था, या फिर उसको लगता था कि कुछ लेने लायक है ही नहीं, तो वो माफ कर देता था। द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश चेंज द सिनारियो। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये सारी जो मजबूत अर्थव्यवस्था थी, या फिर मजबूत व्यवस्था थी किसानों की, गांवों की, ये सारी चीजें जो है वो बदल गई। अब हम लोग उसी की बात करेंगे ब्रिटिश पॉलिसी टिल 1793, 1793 तक के अंग्रेजों के नीति की बात करेंगे, ब्रिटिश पॉलिसी की बात करेंगे, इंग्लिश पॉलिसी की बात करेंगे, इंग्लैंड के पॉलिसी की बात करेंगे। तो सबसे पहला है जरदारी सिस्टम। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, जरदारी सिस्टम में क्या है, इन 1765 when the East India Company obtained Diwani of Bihar, Bengal and Odisha, now Odisha, they continued with the traditional method of revenue collection। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजों का एक कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर कहे तो सीधा सीधा अंग्रेज, ब्रिटिश पॉलिसी के तहत इन 1765 when the East India कंपनी obtained दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई
दीवानी मिल गई बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की, उड़ीसा जिसे अब ओडिशा कहते हैं, उन्होंने वही ट्रेडिशनल मेथड अपनाया जो पहले से चल रहा था राजा महाराजा के समय में, जो चल रहा था रेवेन्यू कलेक्शन का, यानी कि फसल होगा तो उसका कुछ हिस्सा देना होगा, तो वही सारा तरीका जो है इन लोगों ने भी चलाया, इन लोगों ने भी कुछ समय तक लागू किया। बट द ऑफिसर ऑफ द कंपनी asperged huge amount from the peasant unofficially which added to their personal wealth। कागज पर तो, डॉक्यूमेंट में तो वही सारी चीजें चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जो भारत में पहले राजा महाराजा के समय में हुआ करता था, लेकिन कागज के अलावा यानी कि भ्रष्टाचार वाले माध्यम से या फिर अनाधिकारिक रूप से किसानों का यहां पर शोषण किया जाता था, क्योंकि यहां पर जो अधिकारी थे, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, वो किसानों से अनाधिकारिक रूप से बहुत सारा पैसा या फिर कहें तो बहुत सारे फसल जो हैं वो लिया करते थे और अपना जेब भरा करते थे, या फिर कहें तो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया करते थे। यानी कि कागज पर तो इन्हें या फिर कहें तो आधिकारिक रूप से तो इन्हें उतना ही देना पड़ता था जितना ये पहले देते थे, फसल की बात करें, पैसे की बात करें, लेकिन अनाधिकारिक रूप से इन लोगों का शोषण होता था, बहुत ज्यादा इन लोगों से फसल वगैरह लिया जाता था। हाउएवर टिल द 1770s, अगर हम लोग आगे बात करें 1770 तक की, 1770 का मतलब है 1770 से लेकर 1779 तक, इस दशक की बात करेंगे हम लोग। द कंपनी हाउएवर टिल द 1770, 1770 के दशक तक, the company income from land revenue was too little which reduced further because of massive famine। 1770 के दशक तक जो कंपनी का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनकम था, जो आय था लैंड रेवेन्यू से, यानी कि किसान और इन सारे चीजों से जुड़े हुए चीजों से जो इनका आय था वो बहुत कम था, और जो आगे चल के और ज्यादा कम हो गया क्योंकि और भी बहुत बड़ा आपदा आ गया, और आपदा आएगा फसल होगा नहीं तो लोग देंगे कहां से फसल। आगे लिखा हुआ है हेंस वारेन हास्टिंग इंट्रोड्यूस द इजरदारी सिस्टम। इसलिए इन सारे चीजों को देखकर, अपने नुकसान को देखकर वारेन हास्टिंग ने एक नए प्रणाली की शुरुआत की, अडॉप्ट किया, लागू किया, उसका नाम था इजरदारी सिस्टम, अकॉर्डिंग टू विच द राइट टू कलेक्शन वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। जहां पर एक नया नीति लाया गया, जहां पर यह कहा गया कि जो सब यहां पर बोली लगेगी और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही अगले 5 वर्षों के लिए रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाएगी। द बिडर्स वे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर, और जो बिडर्स है उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता था। हाउएवर दिस सिस्टम वाज अ फेल्योर बिकॉज, हालांकि बाद में चलकर यह सिस्टम, यह प्रणाली जो है वो असफल हो गया, फेल कर गया इजरदारी सिस्टम। क्यों? तो वो 3 कारण है। पहला है बिडिंग वाज ऑफन नॉट रिलेटेड टू द एक्चुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। जो बिडिंग होता था यानी कि जो बोली लगती थी वो अक्सर उन सारे चीजों से, यानी कि जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है, जो वास्तविक उत्पादन है, उनसे जुड़ा हुआ नहीं हुआ करता था, सीधा हवाई बोली लग जाती थी। द इजरदार were not interested in making improvement in land as it was auctioned periodically। और इजरदार जो होते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, वो भी जमीन के गुणवत्ता को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि 5 वर्ष के बाद फिर कोई दूसरा इजरदार आ जाएगा, कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा, तो क्यों उस पर उतना माथा लगाया जाए, दिमाग लगाया जाए। द पीजेंट्स वेयर एक्सप्लॉइटेड बाय द कनेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर है, टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू। यहां पर जो किसान हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट, बहुत ज्यादा शोषित किया जाता था, बहुत ज्यादा उनका शोषण किया जाता था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू दे सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनसे चीजें जो है, उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है या फिर कहें तो ज्यादा से ज्यादा आय जो है वो निकाला जा सके। यानी कि ये कुछ चीजें थी जिसके कारण से इजरदारी सिस्टम जो वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था वो आगे चल के असफल हो गया, आगे चल के वो फेल कर गया, आगे चल के वो ठीक नहीं रहा, क्योंकि यहां पर कुछ कमियां थी और उन सारे कमियों को हम लोगों ने देखा था। यानी कि बिडिंग जो है वो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी के आधार पर नहीं था, इजरदार को
5 साल का पीरियड दिया जाता था, उनको बदलना था, इसलिए वो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जमीन के गुणवत्ता को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और तीसरा, द पीजेंट वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू एक्सप्लॉइट, और यहाँ पर जो किसान है उसको भी शोषित किया जाता था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा फसल लगाओ और ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। इन सारे चीजों के कारण से इजरदारी सिस्टम जो है वो फेल कर गया, इजरदारी सिस्टम जो है वो सफल नहीं हुआ। अब हम लोग बात करेंगे द परमानेंट सेटलमेंट वाले मेथड की, यानी कि अब हम लोग एक और मेथड की बात करेंगे, द परमानेंट सेटलमेंट की। लेकिन इस मेथड की बात करने के लिए और इस मेथड को समझने के लिए आप लोगों को आना होगा अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं हम लोग यहीं पे विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में द परमानेंट सेटलमेंट के साथ।